नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था पर बात करने वाले हैं, भारत का वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। जी। हम समझेंगे कि ये क्या है, कैसे काम करता है और हमारी जानकारी का आधार इस संविधान का अनुच्छेद 280 और उससे जुड़े कुछ दस्तावेज। बिल्कुल। और देखिए, मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि ये है क्या, बल्कि ये समझना है कि ये काम कैसे करता है, इसकी सिफारिशों का मतलब क्या है। हाँ, और सबसे जरूरी कि भारत की जो वित्तीय व्यवस्था है, खासकर केंद्र और राज्यों के बीच, उसमें ये कैसे एक भूमिका निभाता है। सही कहा। और ये सोचिए, हमारे संविधान बनाने वालों ने एक ऐसी संस्था के बारे में सोचा जिसे अक्सर राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र कहते हैं, बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। सुनने में भारी लगता है, पर काम बहुत नाजुक है इसका। तो चलिए इसी संतुलन चक्र की परतों को खोलते हैं, देखते हैं ये घूमता कैसे है। तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है संविधान के अनुच्छेद 280 से। आर्टिकल 280। हाँ। ये अनुच्छेद कहता है कि भारत के राष्ट्रपति संविधान लागू होने के 2 साल के अंदर और उसके बाद हर 5वें साल, हर 5 साल में। जी, या अगर जरूरत लगे तो उससे पहले भी, एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। अच्छा। ये एक संवैधानिक निकाय है, मतलब इसकी शक्ति सीधे संविधान से आती है। और हाँ, इसे एक अर्ध न्यायिक निकाय मतलब क्वाजी जुडिशियल बॉडी का दर्जा भी मिला हुआ है। अर्ध न्यायिक, ये थोड़ा समझाइए, इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये कोई कोर्ट की तरह काम करता है? नहीं, देखिए, पूरी तरह से कोर्ट नहीं है ये, लेकिन इसके पास कुछ न्यायिक शक्तियां होती हैं। जैसे अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए ये सबूत मांग सकता है, गवाहों को बुला सकता है। अच्छा। हाँ, सरकारी दस्तावेजों की जांच कर सकता है। ये ताकतें इसे अपना काम ठीक से करने में मदद करती हैं, खासकर जब केंद्र और राज्यों से जटिल फाइनेंशियल जानकारी लेनी हो। इसीलिए इसे अर्ध न्यायिक कहते हैं। पूरी तरह अदालत नहीं, पर जांच पड़ताल की कुछ वैसी ही शक्तियां हैं। समझ गया। तो ये तो काफी शक्तिशाली संस्था लगती है। इसमें लोग कौन होते हैं, मतलब कौन तय करता है ये सब? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन, और 4 अन्य सदस्य होते हैं। कुल 5 लोग? हाँ, कुल 5। और इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति द्वारा? जी, और उनका कार्यकाल भी राष्ट्रपति के आदेश से ही तय होता है। और एक बात और, ये सदस्य दोबारा भी नियुक्त हो सकते हैं, पुनर्नियुक्ति संभव है। अच्छा, और क्या कोई खास क्वालिफिकेशन चाहिए इन सदस्यों के लिए, या ये बस राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं? नहीं, सिर्फ राजनीतिक नियुक्तियां नहीं कह सकते। वैसे अंतिम फैसला तो राष्ट्रपति का ही है, लेकिन संविधान ने संसद को ये अधिकार दिया है कि वो इन सदस्यों की योग्यताएं और चयन का तरीका तय करे। अच्छा, तो संसद तय करती है? हाँ, और इसी अधिकार का इस्तेमाल करके संसद ने फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1951 बनाया है। उसमें योग्यताएं काफी साफ-साफ बताई गई हैं। क्या है वो योग्यताएं? देखिए, जो अध्यक्ष होते हैं वो ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिन्हें सार्वजनिक मामलों मतलब पब्लिक अफेयर्स का अच्छा अनुभव हो। ये थोड़ा व्यापक है, पर आमतौर पर इसमें सीनियर नेता, प्रशासक या अर्थशास्त्री आ जाते हैं। ठीक है। और बाकी 4 सदस्यों के लिए? बाकी 4 सदस्यों के लिए 4 खास क्षेत्रों से एक्सपर्टीज चाहिए होती है। जैसे? एक तो कोई ऐसा व्यक्ति जो हाई कोर्ट का जज हो या रह चुका हो या उस पद के लायक हो, इससे कानूनी पहलू कवर होता है। दूसरा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे भारत सरकार के वित्त और खातों का मतलब फाइनेंस और अकाउंट्स का विशेष ज्ञान हो। अक्सर ये पूर्व ऑडिटर जनरल या कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जैसे पदों पर रहे लोग होते हैं। अच्छा, अकाउंट्स के एक्सपर्ट? जी। तीसरा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वित्तीय मामलों और प्रशासन, फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा अनुभव हो। इसमें अनुभवी ब्यूरोक्रेट्स या वित्तीय संस्थानों के प्रमुख हो सकते हैं। ठीक है। और चौथा? और चौथा सदस्य, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का विशेष ज्ञान हो। ये अक्सर जाने माने प्रोफेसर्स या अर्थशास्त्री होते हैं। तो मतलब इसमें कानून के जानकार, सरकारी खातों के एक्सपर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन के अनुभवी और इकोनॉमिस्ट सब शामिल होते हैं। ये तो वाकई एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम हुई। बिल्कुल, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच पैसों का बंटवारा बहुत ही पेचीदा और संवेदनशील मामला है। हाँ, वो तो है। इसके लिए अलग अलग नजरिए और गहरी समझ चाहिए, जो ये संरचना मतलब ये कंपोजिशन सुनिश्चित करती है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, इसमें कानून, प्रशासन, अर्थशास्त्र सब शामिल है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। इसके काम क्या है? ये कमीशन असल में करता क्या है?
सिफारिशें किस बारे में देता है? देखिए, वित्त आयोग का सबसे मुख्य काम है राष्ट्रपति को सिफारिशें देना। रिकमेंडेशंस। ये सिफारिशें मोटे तौर पे 5 एरिया से जुड़ी होती हैं। 5 एरियाज, ठीक है। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण, केंद्र और राज्यों के बीच जो टैक्स बांटे जा सकते हैं उनकी नेट कमाई का वितरण। मतलब केंद्र सरकार जो टैक्स लेती है, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी का हिस्सा, हाँ, उसमें से कितना हिस्सा केंद्र रखेगा और कितना राज्यों को मिलेगा, इसे कहते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन यानी ऊपर से नीचे, केंद्र से राज्यों को। ठीक है। और फिर राज्यों को जो हिस्सा मिला उसका क्या? हाँ, यही दूसरा काम आता है। राज्यों को जो टोटल हिस्सा मिला उसका राज्यों के बीच आपस में बंटवारा कैसे हो, एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स। अच्छा, यानी किस राज्य को कितना मिलेगा? जी बिल्कुल, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। इसके लिए आयोग कई सारे फैक्टर्स देखता है, जैसे जनसंख्या, राज्य का क्षेत्रफल, इनकम कितनी अलग अलग है राज्यों में, जंगल कितने हैं, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कैसी है। ओह, काफी सारे फैक्टर्स हैं। हाँ, और ये क्राइटेरिया समय के साथ बदलते भी रहते हैं। तो ये तय करना कि किस राज्य को कितना मिले, ये तो बड़ा मुश्किल और संवेदनशील काम होगा। इस पर तो बहुत बहस होती होगी। होती है, बिल्कुल होती है। हर राज्य चाहता है कि उसे ज्यादा हिस्सा मिले अपनी जरूरतों और योगदान के हिसाब से। यहीं पर आयोग की विशेषज्ञता और कह सकते हैं निष्पक्षता काम आती है। उन्हें एक ऐसा फॉर्मूला सुझाना होता है जो ज्यादातर राज्यों को मंजूर हो और देश के संतुलित विकास के लक्ष्य को भी देखे। समझ गया। तो ये 2 मुख्य काम हो गए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। तीसरा क्या है? तीसरा काम है उन सिद्धांतों को तय करना जिनके आधार पर केंद्र सरकार राज्यों को सहायता अनुदान यानी ग्रांट्स इन एड देती है। ये पैसा भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। ये टैक्स वाले हिस्से से अलग होता है? हाँ, ये टैक्स बंटवारे का हिस्सा हो जरूरी नहीं। ये अलग से दिया जाता है, खासकर उन राज्यों को जिन्हें एक्स्ट्रा फाइनेंशियल मदद की जरूरत होती है। आयोग ये तय करता है कि ये ग्रांट्स किस आधार पर दिए जाएं, क्या सिर्फ रेवेन्यू घाटा पूरा करने के लिए या किसी खास मकसद के लिए। अच्छा, तो ये एक तरह की अलग से मदद की व्यवस्था है। ठीक है। चौथा काम 1992 में 73rd और 74th संविधान संशोधनों के बाद जुड़ा। वो संशोधन पंचायतों और नगर पालिकाओं से जुड़े थे। हाँ, लोकल बॉडीज वाले। जी, तो अब वित्त आयोग राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों को देखकर राज्य की संचित निधि को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी सिफारिश देता है, ताकि पंचायतों और नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकायों को पैसा मिल सके। अच्छा, ये एक तरह से ग्रास रूट लेवल पर फाइनेंशियल फेडरलिज्म को मजबूत करने की कोशिश है। यानी नेशनल लेवल के साथ साथ लोकल लेवल फाइनेंस पर भी इसका असर है। और कोई काम पांचवा? हाँ, पांचवा काम है कोई भी और मामला जो राष्ट्रपति देश के अच्छे वित्त मतलब साउंड फाइनेंस के हित में आयोग को सौंप दें। ये एक तरह का क्या कहते हैं रेसिड्यूअल काम है। राष्ट्रपति को ये छूट देता है कि खास परिस्थितियों में आयोग की विशेषज्ञता का इस्तेमाल कर सकें। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। और आपने शुरू में बताया था 1960 तक जूट एक्सपोर्ट ड्यूटी वाला भी एक काम था। हाँ, वो एक खास ऐतिहासिक प्रावधान था। संविधान लागू होने के पहले 10 साल के लिए था। कुछ पूर्वी राज्यों को असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जूट और जूट प्रोडक्ट्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में उनके हिस्से के बदले ग्रांट देने के लिए। ठीक है। तो जब आयोग ये सारी सिफारिशें तैयार कर लेता है, उसके बाद क्या होता है? क्या वो सीधे लागू हो जाती हैं? नहीं, सीधे नहीं। प्रोसेस थोड़ा अलग है। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक। फिर राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को और उस पर सरकार ने क्या एक्शन लिया है उसका एक व्याख्यात्मक ज्ञापन मतलब एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम के साथ संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में रखवाते हैं। अच्छा, संसद में जाती है रिपोर्ट? जी, और उस ज्ञापन में लिखा होता है कि सरकार ने कौन सी सिफारिशें मानी है, कौन सी नहीं मानी और क्यों नहीं मानी। यहीं पे मेरा अगला सवाल आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या सरकार इन सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य है? क्या ये लीगली बाइंडिंग है? ये वाकई वित्त आयोग की भूमिका का सबसे अहम और अक्सर बहस वाला पहलू है। संविधान के हिसाब से वित्त आयोग की सिफारिशें सिर्फ सलाहकार होती हैं, एडवाइजरी। सिर्फ सलाहकार? हाँ, वो सरकार पर कानूनी तौर पर बाध्यकारी बाइंडिंग नहीं होती। बस सलाहकार? तो फिर इतना बड़ा संवैधानिक निकाय, इतनी विशेषज्ञता, इतनी मेहनत, अगर सरकार चाहे तो सिर्फ सिफारिशों को माने ही नहीं? देखिए, सैद्धांतिक रूप से हाँ,
ये पूरी तरह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वो राज्यों को पैसा देने या दूसरे मामलों पर आयोग की सिफारिशों को कितना मानती है। संविधान में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है जो सरकार को इन्हें मानने के लिए मजबूर करे, और न ही इन सिफारिशों से राज्यों को वो पैसा पाने का कोई कानूनी हक मिलता है। लेकिन अगर ये बाध्यकारी नहीं है तो फिर इनका वजन क्या है? राज्य इन्हें सीरियसली क्यों लेते हैं और सरकारें आमतौर पर इन्हें मान क्यों लेती हैं? यहीं पर परंपरा, संवैधानिक नैतिकता और राजनीतिक समझदारी काम आती है। देखिए, भले ही सिफारिशें बाध्यकारी न हो, उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। क्यों? कई कारण हैं। पहला, इसका संवैधानिक दर्जा। वित्त आयोग संविधान के तहत बना है। इसकी सिफारिशों को हल्के में लेना एक तरह से संविधान की भावना का अपमान माना जा सकता है। ठीक है। दूसरा, इसकी विशेषज्ञता और प्रक्रिया। आयोग में बहुत हाई लेवल के एक्सपर्ट होते हैं और वो राज्यों और केंद्र से काफी विचार विमर्श के बाद सिफारिशें देते हैं। ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और लॉजिकल होता है, जिससे सिफारिशों को एक नैतिक बल मिलता है। बात तो सही है। और तीसरा, राजनीतिक दबाव। राज्य सरकारें, खासकर वो जहां विपक्ष की सरकार हो, केंद्र पर सिफारिशें मानने का काफी पॉलिटिकल प्रेशर बनाती हैं। इन्हें मानने से इनकार करने पर केंद्र राज्य संबंधों में तनाव आ सकता है। अच्छा। इसी बारे में चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर पीवी राजा मन्नार। उन्होंने 1969 में एक बहुत जरूरी बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि चूंकि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और इससे अर्धन्यायिक होने की उम्मीद की जाती है, इसकी सिफारिशों को भारत सरकार तब तक खारिज न करे जब तक कि बहुत मजबूर करने वाले कारण न हो, कंपेलिंग रीजंस। उनका मानना था कि भाई ये संवैधानिक और सेमी जुडिशियल बॉडी है, तो इसकी सिफारिशों को मानना चाहिए जब तक कोई बहुत ही असाधारण वजह ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मतलब असलियत में ज्यादातर सिफारिशें मान ली जाती हैं, भले ही कानूनी मजबूरी ना हो। हाँ, आमतौर पर जो मुख्य सिफारिशें होती हैं, खासकर टैक्स बंटवारे और ग्रांट्स वाली, वो केंद्र सरकार मान लेती है, कभी कभी थोड़े बहुत बदलाव के साथ। लेकिन ये हमेशा गारंटीड नहीं होता और यहीं पर केंद्र राज्य संबंधों की असली डायनामिक्स देखने को मिलती है। अब उस जुमले पे वापस आते हैं, राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र। इसका मतलब क्या है और ये संतुलन बनाने में आयोग कितना कामयाब रहा है? इसका मतलब है कि वित्त आयोग भारत के फेडरल सिस्टम में केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय संसाधन है, उनके बंटवारे में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। बैलेंस कैसे? देखिए, केंद्र के पास टैक्स जमा करने के स्रोत ज्यादा होते हैं, जबकि राज्यों पर विकास और कल्याण की योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। हाँ, ये असंतुलन तो है। वित्त आयोग इसी असंतुलन को, इसी इम्बैलेंस को दूर करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। ये कोशिश करता है कि राज्यों के पास अपने काम करने के लिए पर्याप्त पैसा हो और उनकी स्वायत्ता, उनकी ऑटोनॉमी भी बनी रहे। लेकिन क्या ये हमेशा इतना असरदार रहा है? आपने पहले योजना आयोग का जिक्र किया था, उसका क्या रोल था? हाँ, ये एक जरूरी ऐतिहासिक बात है। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, जो 1950 से 2014 तक था, वो एक गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय था। मतलब न संविधान में जिक्र था, न संसद के कानून से बना था। अच्छा। हाँ, कैबिनेट के एक प्रस्ताव से बना था। फिर भी पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए राज्यों को जो योजना अनुदान, प्लान ग्रांट्स दिए जाते थे, उनको तय करने में इसकी भूमिका बहुत बड़ी हो गई थी। तो इससे वित्त आयोग का काम कैसे प्रभावित हुआ? इससे एक तरह का ओवरलैप और कंफ्यूजन पैदा हुआ। वित्त आयोग तो संविधान के तहत राज्यों को ग्रांट अनुच्छेद 275 के तहत देने की सिफारिश करता था। हाँ। और उधर योजना आयोग भी अपनी मर्जी से, मतलब विवेकाधीन अनुदान, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, काफी बड़ी मात्रा में बांटता था। तो दो चैनल हो गए पैसे देने के। बिल्कुल। और डॉक्टर पीवी राजा मन्नार ने इसी पर चिंता जताई थी कि योजना आयोग के बढ़ते असर से वित्त आयोग का रोल सीमित हो रहा है और ये केंद्र से राज्यों को पैसा कैसे जाए, इसकी पूरी व्यवस्था को धुंधला कर रहा है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि योजना या अनुदानों के जरिए केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण बढ़ गया था, जो वित्त आयोग के संवैधानिक रोल के उलट था। तो 2014 में जब योजना आयोग खत्म हुआ और नीति आयोग आया, उसके बाद क्या स्थिति बदली है? क्या अब वित्त आयोग ज्यादा पावरफुल है? योजना आयोग के हटने से हाँ, ये जरूर हुआ है कि वित्त आयोग की भूमिका अब ज्यादा साफ और केंद्रीय हो गई है। अब राज्यों को पैसा ट्रांसफर करने का मुख्य संवैधानिक चैनल वित्त आयोग ही है।
अच्छा। लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं, जैसे जीएसटी आने के बाद टैक्स सिस्टम बदला है, राज्यों की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पर नई बहसें हैं। हाँ, जीएसटी का बड़ा असर हुआ है। बिल्कुल। और केंद्र राज्य के बीच परफॉर्मेंस के आधार पर ग्रांट देने जैसे नए मुद्दे भी आ रहे हैं। इन सबको बैलेंस करना अब वित्त आयोग के लिए नई चुनौती है। ये व्यवस्था आखिर कब से चल रही है? कितने वित्त आयोग बन चुके हैं अब तक? ये व्यवस्था तो संविधान लागू होने के फौरन बाद 1951 से ही चल रही है। अच्छा, 1951 से। हाँ, पहला वित्त आयोग 1951 में बना था। श्री के.सी. नियोगी उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने 1952 से 57 के पीरियड के लिए सिफारिशें दी थीं। तब से लेकर अब तक लगभग हर 5 साल में नियमित रूप से वित्त आयोग बनते रहे हैं। और हाल फिलहाल में 14वां वित्त आयोग 2013 में बना था, डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में। उनकी सिफारिशें 2015 से 2020 तक लागू रहीं। उन्होंने ही राज्यों का हिस्सा बढ़ाकर 42% करने की वो महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। हाँ, वो काफी चर्चा में रही थी। जी। और उसके बाद 15वां वित्त आयोग बना श्री एन.के. सिंह की अध्यक्षता में, जिसकी सिफारिशें अभी चल रही हैं 2021 से 2026 के लिए। तो ये दिखाता है कि संस्था लगातार काम कर रही है और देश की बदलती जरूरतों के हिसाब से अपना रोल निभा रही है। और इन सिफारिशों को संसद में रखने की जो प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में है? वो है अनुच्छेद 281, जहां अनुच्छेद 280 गठन संरचना काम की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 281 ये कहता है कि राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों और उन पर सरकार ने क्या एक्शन लिया उस मेमोरेंडम को संसद के हर सदन के सामने रखवाएंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 280 और 281 ये दोनों वित्त आयोग से सीधे जुड़े हैं। बिल्कुल। तो हमने आज भारत के वित्त आयोग के बारे में काफी गहराई से समझा। अगर हम मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहराएं। हाँ, तो हमने देखा कि ये अनुच्छेद 280 के तहत बनी एक संवैधानिक और अर्ध न्यायिक संस्था है। ठीक है। राष्ट्रपति करते हैं और योग्यताएं संसद तय करती है, ताकि अलग-अलग फील्ड की विशेषज्ञता इसमें शामिल हो। और इसके मुख्य काम हैं केंद्र राज्यों के बीच टैक्स का बंटवारा। हाँ, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों। राज्यों को सहायता अनुदान देने के सिद्धांत तय करना और अब स्थानीय निकायों के लिए भी राज्य की संचित निधि बढ़ाने के उपाय सुझाना। बिल्कुल। और सबसे अहम बात ये कि इसकी सिफारिशें सलाहकार हैं, बाध्यकारी नहीं। लेकिन फिर भी संवैधानिक स्थिति, विशेषज्ञता और राजनीतिक व्यवहारिकता के कारण इन्हें आमतौर पर गंभीरता से लिया जाता है और ज्यादातर मान लिया जाता है। इसे राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र कहा जाता है। हालांकि योजना आयोग के समय इसकी भूमिका थोड़ी कह सकते हैं धुंधली हुई थी, पर अब वो फिर से ज्यादा साफ हो गई है। हाँ, और ये सारी जानकारी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये हमें समझाती है कि हमारे देश का इतना बड़ा फाइनेंशियल सिस्टम काम कैसे करता है। केंद्र और राज्यों के बीच जो अरबों खरबों रुपए का लेन देन होता है वो कैसे मैनेज होता है। ये जानना देश के विकास, गवर्नेंस, पारदर्शिता, जवाबदेही इन सब के लिए जरूरी है। ये सीधे सीधे आम आदमी तक पहुंचने वाली सेवाओं पर असर डालता है। बिल्कुल सही कहा। और अब जैसा कि हम हमेशा करते हैं, एक सवाल या एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए सोचने को। जरूर। हमने देखा कि वित्त आयोग की सिफारिशें सलाहकार हैं, बाध्यकारी नहीं। और ये भी देखा कि योजना आयोग वाला ओवरलैप अब खत्म हो गया है। लेकिन आज के बदले हुए माहौल में जीएसटी के बाद की इकोनॉमी है, राज्यों की उम्मीदें बढ़ रही हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात होती है, तो क्या वित्त आयोग की ये सिर्फ सलाहकार वाली भूमिका काफी है? केंद्र और राज्यों के बीच फाइनेंशियल बैलेंस बनाने में इसकी असली ताकत और असर कितना है? क्या सिर्फ सिफारिशें दे देना काफी है या इसके असर को पक्का करने के लिए किसी और मैकेनिज्म या बदलाव की जरूरत है? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। क्या जो मौजूदा ढांचा है वो भविष्य की चुनौतियों, जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए फाइनेंस की ज़रूरतें हैं